ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू राजेश सर। ब्रिक्स पे चर्चा करनी थी मुझे लगा सर से बेहतर इंसान कोई है नहीं जो मुझे तमाम चीजें समझा पाए और मेरे दर्शकों को। ब्रिक्स में अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग को हमने हाथ मिलाते नहीं देखा सर। एक मंच पे दोनों दिखाई दिए, ना तो हाथ मिले और ना दिल मिले। तो क्या वाकई में दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हाथ नहीं मिला रहे सार्वजनिक मंच के ऊपर? ये क्या संकेत है सर? राजेश, जो महान नेता होते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज में भी एक महानता छुपी होती है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं। दोनों ही देशों को 5000 साल की सभ्यता का अनुभव है। दोनों ही देश इस वक्त दुनिया के महानतम देशों में से हैं। दोनों ही देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देशों को पश्चिम के देश इज्जत से देखते हैं। तो ये तो दो नेता जब मिलते हैं तो वो दो शेरों की तरह मिलते हैं। बॉडी लैंग्वेज में हमें ये पढ़ना चाहिए कि उन्होंने आंखों से आंखें मिलाई और एक मुस्कान जो थी उसका आदान प्रदान हुआ। हाथ मिलाना होगा जब ब्रिक्स की दूसरी सब कॉमन जो मीटिंग्स है उसके बीच में कोई समय मिलेगा, या जब ब्रिक्स के जितने फॉर्मल एंगेजमेंट्स हैं वो जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद दोनों बड़े बड़े जो नेता हैं शी जिनपिंग और मोदी जी, वो हवाई अड्डा रवाना होने के पहले डेफिनेटली मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि राजेश, ये समझना पड़ेगा, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि चीन को मालूम है कि अगर वह दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए तो उसको एक सपोर्ट भारत का चाहिए। आज भारत और चीन के बीच में जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो चीन की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात, चीन को मालूम है कि एशिया में भारत चीन को टक्कर नहीं देना चाहता। ये चीन को समझना पड़ेगा। मोदी जी भी यह समझा रहे हैं उनको बार बार कि भारत एशिया में चीन को टक्कर नहीं देना चाहता। हम चाहते हैं कि चीन और भारत मिलकर एशिया के सारे मुल्कों को आगे ले जाएं। तो मैं इस चीज पे यकीन करता हूं और हमारा विदेश मंत्रालय भी इस चीज पर यकीन करता है कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बर्मा हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन सब देशों में भारत और चीन की जो प्रेजेंस रहेगी, भारत और चीन का जो योगदान रहेगा वो बराबर बराबर का रहेगा। मैं आपको नेपाल का एग्जांपल देता हूं। लेकिन जो चीज अब मैं समझना चाहता हूं आपसे कि इस मीटिंग से पहले पिछले 10 दिनों के अंदर लद्दाख में 2 अहम मीटिंग होती हैं, लेकिन कोई एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं दोनों देशों के सैन्य अधिकारी। और उसी वक्त फिर विदेश मंत्रालय से पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी, तो वो भी सस्पेंस रखता है और पते क्लियर नहीं किए जाते हैं। और ब्रिक्स में 2 दिन के अंदर अगर आप एक मंच पे मौजूद हैं और हैंडशेक तक नहीं करते हैं और दूरियां दिखाई पड़ती हैं, तो ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में टकराव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्या इस एंगल से चीजों को ना देखें? जी हाँ, देखिए, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर बहुत ही परिपक्व नेता हैं। वो खुद ही फॉरेन सर्विस के डिप्लोमेट रह चुके हैं। उनका 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्हें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। मोदी जी खुद गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 10 साल से भारत के शीर्ष पद पर रह चुके हैं मोदी जी। उन्हें मालूम है कि भारत को चीन से जो कुछ हासिल करना है वो एक मजबूती की पोजीशन से हासिल करना है। भारत चीन के सामने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देना चाहता कि हम कमजोर हो गए हैं। आपने कोर कमांडर लेवल की बात की। हाँ, सत्य है कि 19 राउंड हो चुके हैं, लेकिन हमने कुछ तो हासिल किया है। सबसे बड़ी चीज ये हासिल की है कि पिछले 2 साल में सीज फायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात हमने ये हासिल की है कि उभय पक्षों ने डिसएंगेजमेंट में करीबन 90%
प्रोग्रेस कर ली है। जहां तक ब्रिक्स के फोरम की बात है, ब्रिक्स का फोरम थोड़ा उसका एजेंडा जो है वो ये टॉप जो 5 नेशंस हैं ब्रिक्स के, इनका एजेंडा जो है उसमें द्विपक्षीय बातों पर थोड़ा कम एम्फेसिस है। ज्यादा एम्फेसिस ऐसा है कि ब्रिक्स के सारे देश मिलकर कैसे भविष्य में एक साथ आगे बढ़े। मोदी जी ने जो बताया, शी जिनपिंग ने उसको रिपीट किया, ये चीज हमें मिस नहीं करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने भी बताया कि ब्रिक्स में एक एक्सपेंशन का स्कोप है, दूसरे देशों को ब्रिक्स में ऐड करना चाहिए, और मोदी जी ने भी उनको सपोर्ट किया। उल्टा मोदी जी ने पहले प्रपोज किया कि हमें दूसरे देशों को इंक्लूड करना चाहिए, सऊदी को इंक्लूड करना चाहिए, इजिप्ट को इंक्लूड करना चाहिए। हाँ, भारत ने एक शर्त रखी है कि एक क्राइटेरिया कि दुनिया के सारे देश तो शामिल नहीं हो सकते, जैसे G20 की एक परिभाषा है, SCO की एक परिभाषा है, उसी तरह से मोदी जी ने कहा कि G7 G20 के तर्ज पर एक ब्रिक्स की परिभाषा होनी चाहिए कि कौन कौन से देश ज्वाइन कर सकते हैं। मोदी जी ने बोला अफ्रीका, पूरा का पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट एज ए नेशन ज्वाइन करे, वेलकम। इसका एक पर्पस है जो मैं बोल देता हूं कि चीन चाहता है कि कुछ खुराफाती देश हैं, चलो जी नाम ले ही लेता हूं, पाकिस्तान। चीन चाहता है कि पाकिस्तान जैसे खुराफाती देशों को भी ब्रिक्स में ऐड करा दे, क्योंकि वहां जब वोटिंग होती है तो पाकिस्तान तो चीन का दुमचुल्ला है, हमेशा पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाएगा। तो चीन समझता है कि एक पिछलग्गू मिल जाएगा तो हमेशा पाकिस्तान चीन के साथ वोटिंग करेगा। तो खासतौर से जहां कंसेंसस की बात आएगी तो चीन चाहता है पाकिस्तान को ऐड कर लें, जबकि भारत को इस चीज में थोड़ा संदेह है कि क्या क्या पाकिस्तान जैसा घटिया देश, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर ही लेता हूं टीवी पर, कि क्या पाकिस्तान जैसा घटिया देश ब्रिक्स में कुछ पॉजिटिवली कुछ ऐड कर पाएगा। उनके पास ना तो डॉलर्स है, ना हिंदुस्तानी करेंसी है, ना पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तानी रुपया तो अब दुनिया में डूब रहा है दिन के दिन। $1 जो है रुपया पाकिस्तान का, $1 के लिए पाकिस्तान के 300 रुपए लग जाते हैं, यानी पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू अब कागज के बराबर रह गई है। तो ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान आएगा तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे भारत ने, मोदी जी ने कल बोला कि ब्रिक्स के सारे देश स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। चीन है, रूस है, अर्जेंटीना भी साइंटिफिकली बहुत आगे है, साउथ अफ्रीका की तो इंडस्ट्री जानी मानी है, जी भारत है। तो पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या योगदान देगा। तो पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी नहीं, ये कुछ मांगता ही रहेगा कि मुझे ये दे दो, मुझे भीख दे दो। जी। मैं एक चीज और जो आपसे समझना चाहता था क्या जो चीन है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा डर में है या संदेह की दृष्टि से भारत अमेरिका के रिश्तों को देख रहा है। आप चाहे क्वाड की बात कर लें या भारत और अमेरिका के अंदर जो तमाम डिफेंस डील हुई है, क्या वो इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि दोनों देश कहीं ना कहीं एक साथ आकर चीन की जो चुनौती है उसे कम करना चाहते हैं और चीन इसको लेकर भयभीत है? देखिए, भारत ने बार बार चीन से ये कहा है, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब मोदी जी ने अलग अलग फोरम से बार बार इस चीज को रिपीट किया है, रीइटरेट किया है कि भारत चीन को टक्कर नहीं देना चाहता, भारत चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इसी तरह से जितने बार भारत अमेरिका के पास आया है, या जब जब अमेरिका ने भारत को शह देने की कोशिश की है, या जब जब भारत ने अमेरिका के साथ मजबूती दिखाई है, हमने सबसे पहले शुरुआत में और अंत में एक चीज बोली है कि ये अमेरिका के साथ जो भारत का सहयोग है ये चीन के विरोध में नहीं है। भारत किसी भी तरह से अमेरिका के साथ मिलकर चीन को टक्कर नहीं देना चाहता, चीन को दबाना नहीं चाहता, वरन भारत सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में चीन अगर कोई गुस्ताखी करता है, अंग्रेजी में एक शब्द है मिस्चीवियस एक्ट, यानी चीन अगर कोई शरारती एक्ट करता है, शरारती काम करता है, तो दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक नेशंस, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, सब मिलके चीन के शरारती जो अभियान है उसका विरोध करेंगे।
तो हम चीन को टक्कर नहीं दे रहे, हम सिर्फ चीन को समझा रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर और दूसरे डेमोक्रेटिक नेशन के साथ मिलकर कि चीन जो है रूल बेस्ड वर्ल्ड में एक मर्यादा पूर्ण व्यवहार करे। जी। ठीक। बस मेरा एक आखिरी सवाल, शी जिनपिंग की परसों की और कल की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बता रही थी कि शी जिनपिंग कहीं ना कहीं प्रेशर में है, क्योंकि फर्स्ट दिन वो किसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। कल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो बात नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो क्या जो चीन की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है और क्या जो चीन की इमेज दुनिया के सामने एक ऐसे देश के तौर पे बनती जा रही है जो खुद को थोप रहा है, विस्तारवाद कर रहा है, उसके कारण शी जिनपिंग भी इमेज सुधारने में लगे हैं या असमंजस की स्थिति में हैं कि मैं क्या करूं? हाँ, शी जिनपिंग ने चीन के लोगों को एक सपना दिखाया हुआ है, क्योंकि चीन में तो डेमोक्रेसी है नहीं। जिसका भी सबसे ज्यादा प्रभुत्व होता है, जो भी सबसे ज्यादा दबाव क्रिएट कर सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, वही चीन का शीर्ष नेता बन जाता है। थोड़ा उसमें जोर जबरदस्ती का एलिमेंट होता है। ठीक। तो चाइनीज पोलिट ब्यूरो में लगता है शी जिनपिंग की पकड़ थोड़ा सा कम हो गई है। रीजन कोरोना का समय भी था, रीजन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया की जो इकोनॉमी, ग्लोबल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन थोड़ी सी हिल गई है, चीन को नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो ऑफिशियल अनऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं कि चीन की एक्सपोर्ट कम हो गए हैं। चीन जी। जो है आस्ते आस्ते वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। दावे तो ये भी की जा रहे हैं कि जो यूथ है, 24 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 21% हो गई है। एक और चीज जो हुई है कि शी जिनपिंग ने जो सपने दिखाए थे कि 2027 तक हम ये कर देंगे, 2035 तक हम ये कर देंगे, 2047 तक हम ये कर देंगे, शायद वो टाइमलाइन को शायद फॉलो नहीं कर पा रहा है चीन। तो एक इंटरनल स्ट्रगल तो चल ही रहा है। हमने और देखा कि किस तरह से चीन की रॉकेट फोर्सेस में उन्होंने आर्मी के अफसर्स को शीर्ष पोजीशन से हटा दिया और जी। रॉकेट फोर्स में उन्होंने नेवी के और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को टॉप मोस्ट पोजीशन दे दी। तो एक इंटरनल पावर स्ट्रगल तो चल रहा ही है। तो जी। थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। बस एक आखिरी सवाल छोटा सा, क्या लगता है आपको आज हाथ और दिल मिलेंगे? राजेश, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी। दुनिया में हम सब कूटनीतिज्ञ जो हैं, राजनीतिज्ञ जो हैं और मेरे जैसे मिलिट्री माइंडेड लोग भी जानते हैं कि युद्ध से कुछ नहीं होना। हर युद्ध के बाद एक मीटिंग करनी ही पड़ती है। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जहां युद्ध के बाद मीटिंग नहीं हुई, जब दुनिया ने हिटलर को हराया था। इसके बाद आप कोई भी युद्ध देख लीजिए, हर जगह पर हाथ मिलाने पड़ते हैं, गले मिलना पड़ता है। चाहे अमेरिका जापान को देख लीजिए, एटम जी। बम गिरने के बाद भी आज सबसे पक्के मित्र हैं। अमेरिका और आज की जर्मनी को देख लीजिए, यानी जर्मनी माइनस हिटलर सबसे मजबूत दोस्त हैं। तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता। और तो और हम शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं, उनकी मध्यस्थता के बाद कोई सोच नहीं सकता था कि ईरान और सऊदी दोनों ही अपने को 2000 साल से 1500 साल से सऊदी सुन्नी सुन्नी और शिया करके युद्ध कर रहे हैं। वो एक साथ बैठेंगे, एक साथ एक ही टेबल पे बैठ के बिरयानी शेयर करेंगे। तो दुनिया ना में सर, उनको हाथ तो मिलाना बैठा रहा है लेकिन खुद टेबल पे नहीं बैठ रहा है। चलिए, बहुत बहुत होगा शुक्रिया। शुक्रिया सर। कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कह दीजिए सर, कुछ कहना होगा। चाहते हैं आप? देखिए, दिल मिलेंगे, समय लगेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी बात करेंगे, 10 साल लगेगा। हिंदुस्तान और चीन भी गले मिले लेंगे, 20 साल लगेगा। और मुझे कोई शक नहीं है कि और 50 साल के बाद हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान मिलकर एक कोटरी बनाएंगे, एक गैंग बनाएंगे, जिसमें कि हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया पे अपना दबदबा कायम करेंगे। बिल्कुल सर, जी लेकिन राजेश। थोड़ा-सा सावधान रहना होगा क्योंकि दोनों मुल्क ऐसे भी हैं कि गले लगते हैं और पीछे से खंजर भी घूम देते हैं। तो जो गले लगे उसे सावधान रहना होगा, पीछे कम से कम बुलेट प्रूफ लगा के खड़ा होना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।